हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म माइकल की, जो दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर आधारित एक म्यूजिकल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एंटोनी फुका ने, जबकि फिल्म की कहानी जॉन लोगन ने लिखी है। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके ही भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है और उनके बचपन का रोल जूलियानो ग्रूवॉल्डी ने प्ले किया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे छोटे बच्चे की जिसे बचपन में खेलने तक की फ्रीडम नहीं मिली, जिसे उसके अपने पिता रोज डांटते और मारते थे। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। स्टेज पर लाखों लोग उसका नाम चिल्लाते थे। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, करोड़ों फैंस थे, लेकिन फिर भी वो अंदर से पूरी तरह अकेला था। ये कहानी है माइकल जैक्सन की, एक ऐसी जिंदगी की जो बाहर से चमकदार दिखती थी लेकिन अंदर से दर्द से भरी हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम माइकल फिल्म की पूरी कहानी शुरुआत से आखिर तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको सक्सेस, दर्द, संघर्ष और अकेलेपन का वो सच देखने को मिलेगा जो शायद दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, इससे हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम माइकल जैक्सन को अपने शो की ओर जाते हुए देखते हैं, जिसके बारे में आपको जल्द ही पता चलेगा। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और मूवी की स्टोरी हमें 1966 में इंडियाना के गैरी नाम के एक छोटे से शहर में ले जाती है, जहाँ पर बच्चे एक छोटे से घर के बाहर खेल रहे थे। उन्हें देखकर माइकल हर दिन खुश हो जाता था। उस समय वह खुद भी एक छोटा बच्चा ही था, लेकिन उसे खेलने कूदने की परमिशन नहीं थी। अचानक उसके पिता जोसेफ जैक्सन की आवाज उसके कानों में गूंजती है, जो उसे अपने भाइयों के साथ गाने की प्रैक्टिस करने के लिए बुला रहे थे। वह अंदर जाता है। उसके पिता जोसेफ माइकल को जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ प्रैक्टिस के लिए शामिल करते हैं। उन पांचों ने मिलकर एक बैंड बनाया था और अपने संगीत का अभ्यास हर दिन किया करते थे। कभी कभी माइकल की आवाज लड़खड़ा जाती तो उसके पिता उसे डांटते और कहते कि वह ठीक से गाए। जब वह ठीक ठाक गा लेता तो प्रैक्टिस खत्म हो जाती। माइकल पहले से ही एक माहिर गायक था, इसलिए जोसेफ ने उसे बहुत सख्ती से प्रशिक्षित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक महान कलाकार बन सके। उसकी माँ कैथरीन को यह सख्ती पसंद नहीं थी, लेकिन जोसेफ के सख्त स्वभाव के कारण वह इसमें दखल नहीं दे पाती थी। जब जोसेफ को लगा कि बच्चों ने काफी कुछ सीख लिया है, अब वे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तो एक रात खाने की मेज पर जोसेफ कहते हैं कि उन्होंने मैनेजरों से बात कर ली है और वे हफ्ते में 2 शाम परफॉर्म करेंगे। यह सुनकर लड़कों में काफी जोश आ जाता है। उनकी माँ कैथरीन कहती है कि वे अभी भी बच्चे हैं और उन्हें स्कूल भी जाना होता है। तब जोसेफ उनसे कहते हैं कि इस जिंदगी में इंसान या तो जीतता है या फिर हारता है। वे गरीब ब्लैक बच्चे हैं और उन्हें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। वे पढ़ाई से कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं। उनका मानना था कि उन्हें अपने बेटे को एक फेमस गायक बनाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस देनी होंगी। बच्चे भी इस चुनौती के लिए तैयार थे। माइकल ने उसके भाइयों को सिखाया कि संगीत बजते समय दर्शकों को प्रभावित करने के लिए कैसे डांस किया जाए। जोसेफ ने इस ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा। उन्होंने छोटे छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया, जहाँ उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिला। माइकल को हमेशा से ही फुटवर्क का बहुत शौक था। वह एक अनोखे अंदाज में नाचता था। उसके पैरों की रिदमिक स्विंग इतनी गॉर्जियस होती थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। दर्शक उससे इतने इन्फ्लुएंस्ड होते थे कि वे उसके पैरों पर सिक्के फेंकते थे। जब वे घर लौटे तो सब सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जोसेफ ने उन्हें सोने के बजाय अभ्यास करने का आदेश दिया। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने माइकल से कहा था कि वह इतना ज्यादा न नाचे। उसे लगता था कि फुट टैपिंग की वजह से दर्शकों का ध्यान माइकल की गायकी से हट जाता है। गुस्से में आकर जोसेफ ने माइकल को पकड़ लिया और बेल्ट से उसकी पिटाई की और फिर सबको वापस अभ्यास करने का आदेश दिया। माइकल रोते हुए अंदर चला गया, जबकि कैथरीन बेबस खड़ी रही। वह अपने बेटे को बचा नहीं पाई। वीकेंड्स पर माइकल पीटर पैन की कहानियाँ पढ़कर अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक्सन 5 ने अपनी लगातार प्रैक्टिस जारी रखी और जैसे जैसे उन्होंने बड़े शो में परफॉर्म करना शुरू किया, उनके मौकों में भी बढ़ोतरी हुई। शोहरत के साथ साथ कुछ नया करने की चाह भी पैदा हुई। माइकल को टीवी पर नए डांस मूव्स देखना और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में शामिल करना बहुत पसंद था। इन क्रिएटिव चीजों में ध्यान लगाने की वजह से पिता से अक्सर सजा मिलने के बावजूद माइकल ने अपनी परफॉर्मेंस की क्वालिटी को गिरने नहीं दिया। जैसे जैसे बैंड की लोकप्रियता आसमान छूने लगी,
परिवार भी अमीर होता गया और माइकल ने पैरों के अलग अलग मुश्किल डांस स्टाइल में महारत हासिल कर ली। 1970 के दशक में जैक्सन 5 रीगल थिएटर में परफॉर्म करने वाले थे। एक शानदार ओपनिंग एक्ट देखने के बाद मुख्य गायक ने उन भाइयों को स्टेज पर बुलाया। उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त हिट रही, जिसने सुजैन नाम की एक महिला का ध्यान खींचा जो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई। उसने जोसेफ को अपना कार्ड दिया और उन्हें स्टूडियो आने का इनविटेशन दिया। कुछ दिनों बाद जोसेफ की मुलाकात बेरी गॉर्डी से हुई, जो एक पावरफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और जिनके लिए सुजैन उनके यहाँ असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। बेरी गॉर्डी ने माइकल से अकेले एक गाना रिकॉर्ड करने को कहा। माइकल की घबराहट को भांपते हुए बेरी ने उसे हिम्मत दी कि वह बेझिझक होकर जैसे चाहे वैसे नाचते हुए गाए। जब माइकल ने अपने खास डांस मूव्स के साथ परफॉर्म किया तो बेरी उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया और उसने माइकल को भविष्य का एक ग्लोबल सुपरस्टार मान लिया। बेरी ने माइकल को अपनी देखरेख में ले लिया और उसे म्यूजिक प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाई ताकि इस कला के बारे में उसकी समझ और गहरी हो सके। जब जोसेफ माइकल को घर ले जाने के लिए आया तो माइकल ने बेरी को बड़े प्यार से अलविदा कहा। यह एक आजाद रिश्ते का इशारा था जो जोसेफ को साफ तौर पर पसंद नहीं आया। एक साल बाद माइकल ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया। इसके रिलीज होने पर उसने और उसके भाइयों ने अपने टूर के दौरान मीडिया की सारी अटेंशन को बखूबी संभाला। उनका हिट गाना ABC दुनिया के टॉप 100 चार्ट बस्टर्स गानों में से एक बन गया। 1971 तक इस कामयाबी की बदौलत परिवार एक आलीशान बंगले में रहने लगा। माइकल अब एक वर्ल्ड क्लास स्टार बन चुका था। जोसेफ ने माइकल की मुलाकात बिल से करवाई, जो आगे चलकर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बना और उन दोनों के बीच जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी माइकल अपनी रातें अपनी माँ कैथरीन जैक्सन के साथ फिल्में देखते हुए बिताता था और दुनिया को अपने यूनिक फुट डांस स्टाइल दिखाने के सपने देखता था। एक दिन माइकल ने कैथरीन से कहा कि वह घर पर पालतू जानवर रखना चाहता है। हालांकि उसने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार माइकल ने उसे मना ही लिया। माइकल ने अपनी माँ से कहा कि उसे लगता है कि उसके पिता उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि अपनी ताकत के एक जरिए के तौर पर देखते हैं, जिसका वे इस्तेमाल करना चाहते हैं। केट ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटे तुम अपने भाइयों से ज्यादा हुनरमंद हो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं, इसलिए अपने परिवार को कभी मत भूलना। कुछ दिनों बाद माइकल ने एक मेले में परफॉर्म किया। वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसकी दीवानी होती जा रही थीं और माइकल अपने भाइयों के साथ समय बिताकर बहुत खुश रहता था। 7 साल बीत गए और माइकल की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया था। उसकी मुलाकात क्विंसी जोन्स से हुई, जो एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, और दोनों ने मिलकर एक नया एल्बम बनाने का फैसला किया। चूँकि माइकल अभी भी अपने पिता से सीधे बात करने से डरता था, इसलिए क्विंसी की टीम ने एल्बम के बारे में बात करने के लिए जोसेफ से संपर्क किया। उन्होंने समझाया कि यह प्रोजेक्ट माइकल को और भी बड़ा स्टार बना सकता है और मर्चेंडाइज के थ्रू बहुत ज्यादा कमाई करवा सकता है। जोसेफ, जो उस समय माइकल के मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, उसने जोर देकर कहा कि माइकल के भाइयों को भी इस एल्बम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे जैक्सन 5 थे और माइकल हमेशा अपने परिवार के साथ ही परफॉर्म करता था। प्रोड्यूसर्स ने इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगा। इस समय तक माइकल ने अपने घर पर एक घोड़ा रखना शुरू कर दिया था और अपनी रातें उस जानवर से बातें करते हुए बिताता था। जल्द ही माइकल ने क्विंसी के साथ नए गाने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर ऑफ द वॉल एल्बम बना। माइकल अपनी कला में पूरी तरह माहिर हो चुका था और एक ग्लोबल स्टार होने के नाते वह अपने म्यूजिक वीडियो के लिए अपने डांस मूव्स को बेहतर बनाने पर लगातार काम करता रहता था। जैसे जैसे माइकल ने क्विंसी के साथ एक के बाद एक हिट गाने रिकॉर्ड किए, उसकी शोहरत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इतनी ज्यादा शोहरत और लाइमलाइट में होने के बावजूद उसे बीमार बच्चों से मिलने और उनके साथ काफी समय बिताने में सुकून मिलता था। इसी समय के आसपास माइकल ने अपने साथ रहने के लिए एक चिंपांजी खरीदा और उसका नाम बबल्स रखा। उसके पिता और घर के कई दूसरे लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन माइकल अपनी बात पर अड़ा रहा और आखिरकार उन्हें यह बात माननी ही पड़ी। माइकल ने बबल्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसे पीटर पैन की कहानियाँ भी पढ़कर सुनाता था। एक रात जब वह एक किताब में पीटर पैन की नाक को देख रहा था, तो उसे वह बहुत सुंदर लगी और वह अपनी नाक को लेकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसकी अपनी नाक बहुत बड़ी है। वह राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की सर्जरी करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने उससे इसका कारण पूछा तो माइकल ने समझाया, अब मैं एक स्टार हूँ। फोटोग्राफर हमेशा मेरी तस्वीरें खींचते रहते हैं और उनके लिए मेरे चेहरे का एकदम सही दिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अपनी नाक को एकदम सही बनवाना चाहता हूँ। डॉक्टर मान गया और सर्जरी के बाद माइकल अपने नए लुक के साथ घर लौट आया। जब जोसेफ ने उसे देखा तो माइकल ने समझाया कि वह बस अपनी नाक को एकदम सही बनाना चाहता था। जोसेफ बस हंस दिया
और कुछ नहीं कहा और माइकल अपने कमरे में लौट गया। इस समय माइकल अपनी शक्ल सूरत को लेकर बहुत ज्यादा सचेत होता जा रहा था। उसने घर में और भी बहुत सारे जानवर पालना शुरू कर दिए थे। बाद में वह जोसेफ से मिलने गया, जिसने सभी भाइयों को एक साथ इकट्ठा किया हुआ था। जोसेफ ने उन्हें बताया कि एक भाई ने बैंड छोड़ दिया है, लेकिन जोर देकर कहा कि जैक्सन परिवार टूटेगा नहीं, वे अब भी पूरी दुनिया पर छा सकते हैं। उसने घोषणा की कि वह सभी भाइयों के लिए एक नया टूर शुरू कर रहा है। किसी को भी यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जोसेफ ने उन्हें धमकाया, यह कहते हुए कि उन्हें माइकल की शोहरत का फायदा उठाना ही होगा। जब माइकल ने मना कर दिया तो कैथरीन ने अपने बेटे का साथ दिया। जोसेफ गुस्से से बोला, इस घर में सारे फैसले मैं ही लेता हूँ, और गुस्से में माइकल की तरफ बढ़ा। अंदर से टूटकर माइकल तेजी से बाहर निकल गया। यहाँ तक कि जब वह फेंस की भीड़ के बीच से गुजर रहा था, तब भी वह अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने बॉडीगार्ड बिल को बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे बचपन से ही दबाकर रखा था। उसने अकेले टूर करने की अपनी इच्छा जाहिर की। बिल ने उसे एक बहुत जरूरी सलाह दी, अब तुम बड़े हो गए हो, अगर तुम चाहो तो अपने पिता के मैनेजमेंट से अलग हो सकते हो। माइकल ने इस बारे में गहराई से सोचा। हालांकि कुछ समय तक उसने जैक्सन 5 के साथ टूर करना जारी रखा। उसकी जबरदस्त शोहरत की वजह से हर शो के सारे टिकट बिक जाते थे। एक परफॉर्मेंस के बाद माइकल अपने म्यूजिक डायरेक्टर और जॉन ब्रांका नाम के एक जाने माने वकील से मिला, यह जानते हुए कि जॉन सिंगर्स के कानूनी मामले संभालते हैं। माइकल ने उनसे अपने लिए काम करने को कहा। उसकी पहली गुजारिश साफ थी, उसे एक नया मैनेजर चाहिए था और वह चाहता था कि उसके पिता को इस पद से हटा दिया जाए। माइकल ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनने की काबिलियत को पहचानते हुए जॉन मान गया। उसी शाम जोसेफ को एक फैक्स मिला जिसमें लिखा था कि माइकल ने उसे अपने मैनेजर के पद से हटा दिया है। जोसेफ गुस्से से आग बबूला हो गया और अपना गुस्सा निकालने के लिए केट के पास गया। केट अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, अब वह बड़ा हो गया है, तुम अब उसे मार नहीं सकते। जोसेफ केट पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन केट ने उससे कहा कि अब समय आ गया है कि वह माइकल को फ्री कर दे। उसने उसे याद दिलाया कि माइकल अब वह चिड़िया नहीं रहा जिसे एक छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा जाए, और यह भी कि उनके पास जो कुछ भी है वह सब माइकल की ही बदौलत है। जोसेफ ने पलटकर कहा, उसे मैंने ही बनाया है, मैंने ही उसे इस काबिल बनाया है कि उसके पास यह सब कुछ हो। केट ने बस इतना कहा, तुम जो चाहो सोच सकते हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माइकल और बिल अक्सर साथ में शॉपिंग पर जाने लगे। जब भी बच्चे और उनकी माएं उसे पहचान लेती तो माइकल रुककर उन्हें ऑटोग्राफ और गिफ्ट देता। बच्चों के साथ उसे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था, क्योंकि उसने खुद कभी बचपन का असली अनुभव नहीं किया था। उन बच्चों में उसे अपना खोया हुआ बचपन नजर आता था। धीरे धीरे उसने अपने घर में और भी ज्यादा जानवर पाल लिए। एक दिन जोसेफ ने उसे एक खत दिखाया और कहा, बस इतना याद रखना, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए ही किया। लेकिन अब माइकल उससे डरता नहीं था। माइकल अक्सर कैंसर से पीड़ित बच्चों से मिलने जाता था और जॉन ब्रांका के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। वह दुनिया से दूरी बनाकर रखना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी निजी जिंदगी को लोगों के सामने लाना पसंद नहीं था। जॉन उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करते थे। माइकल अपना समय अपने अगले एल्बमों के लिए टाइटल सोचने और अपनी परफॉर्मेंस की योजना बनाने में बिताते थे। हर सुबह वह अपने काम का विश्लेषण करने के लिए अपने निजी होम स्टूडियो जाते थे, जहां एक तरफ धुनें तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें गाने के बोल लिखने में अभी भी दिक्कत आ रही थी। इसी दौरान माइकल ने शहर में ब्लैक कम्युनिटीज के बीच बढ़ती गैंग हिंसा को देखा। लोगों को एक दूसरे को मारते देख उनका दिल टूट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने हालात बदलने की कोशिश करने का फैसला किया। बिल के साथ मिलकर माइकल कुछ गुप्त अंडरग्राउंड क्लबों में गए, जहां ये गैंग इकट्ठा होते थे और अपनी स्ट्रीट डांसिंग के हुनर का प्रदर्शन करते थे। माइकल ने गैंग के सदस्यों से मुलाकात की, उनसे हिंसा रोकने की गुजारिश की और उन्हें अपने नए म्यूजिक वीडियो में शामिल होने का न्योता दिया। वे मान गए और माइकल उनके साथ नाचने लगे, यहाँ तक कि उन्हें नए स्टेप्स भी सिखाए। ये दृश्य इस बात को उजागर करते हैं कि माइकल का हुनर सचमुच कितना असाधारण था। सो गाइस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर और लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करें। माइकल ने आखिरकार बीट इट रिकॉर्ड किया, जो एक जबरदस्त ट्रैक साबित हुआ। हालांकि क्विंसी जोन्स को शुरू में इस बात का भरोसा नहीं था कि इसे एल्बम का मुख्य सिंगल बनाया जाए। उसी समय के आसपास माइकल ने एक हॉरर फिल्म देखी और उसके दृश्यों से बहुत प्रभावित हुए। वह कुछ बिल्कुल अलग करना चाहते थे, जिसके चलते थ्रिलर का जन्म हुआ। हम थ्रिलर के बनने की पूरी प्रक्रिया इन दृश्यों में देख सकते हैं। इसकी शुरुआत एक बिल्कुल अलग अंदाज में हुई थी, लेकिन माइकल की परफेक्शन की लगातार खोज ने उन्हें इसे तब तक बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि यह अपने सबसे बेहतरीन रूप में नहीं आ गया।
यही वजह है कि यह गाना आज भी एक आइकॉनिक गाना बना हुआ है। इसके बाद माइकल ने अपना एल्बम थ्रिलर नाम से रिलीज किया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। माइकल जॉन ब्रांका के साथ CBS के म्यूजिक एग्जीक्यूटिव वॉल्टर यटनिकॉफ से मिलने गए। वॉल्टर ने एल्बम के नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उसकी तारीफ करना शुरू किया, लेकिन माइकल उनके साथ दृढ़ता से पेश आए और कहा, मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आप MTV पर मेरे गानों का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। वॉल्टर ने समझाया कि MTV हिचकिचा रहा था क्योंकि वे आमतौर पर ब्लैक आर्टिस्ट्स के गानों का प्रमोशन नहीं करते थे। माइकल ने जोर देकर कहा, आपको यह करना ही होगा, बाद में नहीं, अभी इसी टाइम। उनसे प्यार से बात करें, शायद वे मान जाएं, वरना मैं किसी दूसरी एजेंसी के साथ काम करने के बारे में सोच सकता हूँ। इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए वॉल्टर ने MTV को फोन किया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने माइकल जैक्सन के वीडियो नहीं दिखाए तो वह अपने सभी दूसरे बड़े कलाकारों के अधिकार भी वापस ले लेंगे। जल्द ही MTV पर थ्रिलर का वीडियो चलने लगा और माइकल जैक्सन पूरे अमेरिका में घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। 1983 तक माइकल स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें रोकना सचमुच नामुमकिन था। उन्हें जनता का पूरा समर्थन हासिल था। अगर वह सड़क के किसी कोने पर खड़े भी हो जाते तो पल भर में ही वहाँ भारी भीड़ जमा हो जाती थी। अपने एक शो के बाद वह अपने परिवार से मिले। सभी खुश थे, लेकिन जोसेफ माइकल के पास आए और उनकी तारीफ करते हुए उन्हें मनी मेकिंग मशीन कहा। इस कमेंट ने सबका मूड खराब कर दिया और आखिरकार जोसेफ कुछ पीने के लिए वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद डॉन किंग नाम के एक बॉक्सिंग प्रमोटर ने जोसेफ से मुलाकात की। वह चाहते थे कि जैक्सन 5 पूरे अमेरिका का दौरा करे और इसके बदले उन्होंने पेप्सी के साथ एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप डील का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि क्या माइकल, जो अब एक सोलो सुपरस्टार बन चुके थे, अपने भाइयों के साथ फिर से परफॉर्म करने के लिए कन्विंस होंगे। जोसेफ ने उनसे वादा किया कि वे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा दौरा आयोजित करेंगे। उस रात जब माइकल और उनकी माँ केट ने फिल्म देखना खत्म कर लिया तो वह सोने चली गयी। जब माइकल अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि जोसेफ उसका इंतजार कर रहा है। जोसेफ ने माइकल की तारीफ करते हुए बात शुरू की कि वह दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गया है, लेकिन माइकल ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि उसके वहाँ होने का असली कारण क्या है। जोसेफ ने कहा, बेटे, तुम्हारे भाइयों को एक दौरे की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम यह मेरे लिए करो, बल्कि अपने परिवार के लिए करो। माइकल ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैंने परिवार के लिए जो कुछ भी सही था वह सब पहले ही कर दिया है। तब जोसेफ ने माइकल को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि उसे यह अपने परिवार और उस ब्लैक कम्युनिटी के लिए करना ही होगा जिसने बहुत कुछ सहा है। माइकल को दबाव और डर महसूस हुआ, लेकिन जोसेफ ने बस जल्द ही जवाब मांगा और कमरे से चला गया। माइकल ने इस स्थिति पर गहराई से विचार किया। कुछ दिनों बाद वह अभी भी अपने भाइयों के साथ परफॉर्म कर रहा था। डायरेक्टर शो को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइकल के लिए एक शानदार एंट्री की योजना बनाई जिसमें उसे स्टेज के काफी ऊपर रखा जाना था। इसी समय माइकल ने अपने हाथ छिपाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे त्वचा की एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई और माइकल नाचते हुए आगे बढ़ा, एक चिंगारी से उसके बालों में आग लग गई। उसका सिर फ्लेम से घिर गया। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच क्रू के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। गंभीर रूप से घायल माइकल को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया। बाद में डॉक्टर ने परिवार को बताया कि माइकल सुरक्षित है। जहां एक तरफ सबको राहत मिली, वहीं जोसेफ ने तुरंत पूछा, क्या वह अभी भी परफॉर्म कर सकता है? कैथरीन और डॉक्टर दोनों ही यह सुनकर सन्न रह गए। डॉक्टर ने साफ किया कि माइकल बाल बाल मौत से बचे थे और उन्हें ठीक होने में कई महीने लगेंगे, क्योंकि उनके सिर के कुछ हिस्से पर हमेशा के लिए निशान पड़ गया था। इसलिए डॉक्टर ने समझाया कि उन्हें अब से असली जैसे दिखने वाले नकली बाल, हेयर पीस लगाने होंगे। माइकल ने यह बात मान ली। ठीक होने के दौरान उन्होंने अपने दिन कार्टून देखते हुए बिताए। बिल और उनके परिवार ने उनकी देखभाल की और इस बीच उन्हें दुनिया भर के फैंस से जल्द ठीक होने के ढेरों संदेश मिलते रहे। माइकल को बच्चों के साथ समय बिताने में अब भी बहुत खुशी मिलती थी। जब जॉन ब्रांका उनसे मिलने आए तो माइकल को इतने अच्छे मूड में देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। जॉन ने उन्हें बताया कि वे पेप्सी पर लापरवाही का मुकदमा कर रहे हैं और इस समझौते के तहत उन्हें काफी कंपेंसेशन मिलेगा। इसी बीच जोसेफ ने कैथरीन को यह समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जैक्सन 5 के टूर के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अगर माइकल ने यह टूर पूरा नहीं किया तो उनका घर छिन जाने का खतरा था। कैथरीन इस बात से सहमत नहीं थी। उन्हें लगता था कि जोसेफ माइकल पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और माइकल को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए। जब जोसेफ ने पूछा कि उनके दूसरे बच्चों का क्या होगा तो कैथरीन ने जवाब दिया कि वे अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे।
आखिरकार माइकल ने बिल से कहा, मैंने तय कर लिया है कि मैं यह सब हमेशा के लिए नहीं कर सकता, मुझे अब अकेले ही आगे बढ़ना होगा। बिल भी इस बात से सहमत थे कि यह एक सही फैसला था। साल 1984 में डॉजर स्टेडियम में माइकल ने अपने भाइयों के साथ आखिरी बार परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और दर्शकों में जबरदस्त जोश था। शो के आखिर में माइकल ने पूरी दुनिया को बताया कि जैक्सन 5 के मेंबर के तौर पर यह उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी। जहां एक तरफ फैंस खुशी से झूम रहे थे, वहीं माइकल की नजर स्टेज के पीछे खड़े गुस्से से भरे जोसेफ पर पड़ी। अपने पिता के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए माइकल ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की और अपने भाइयों के साथ दर्शकों को आखिरी बार अलविदा कहा। जैसे ही वे वहां से निकले, उन्होंने जोसेफ के साये को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब मूवी की स्टोरी साल 1988 में लंदन पहुंच जाती है। माइकल को एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। वे सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अकेले आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, अपनी फैमिली के कंट्रोल से पूरी तरह फ्री होकर। यह सफर फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए कंटिन्यूस रहता है और इसी के साथ यह माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको यह मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट सेक्शन में माइकल जैक्सन जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू मास्टरपीस मूवी। टिल देन, गुड बाय।